नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर मम्मट के द्वारा जो काव्य के जो प्रकार बताए गए हैं। तो जैसा कि आपने पता है कि काव्य के आचार्य मम्मट जो है, इन्होंने 3 भेद किए हैं: उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम इन्हीं के बारे में देखेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आचार्य मम्मट जैन के काव्य लक्षण या इन्होंने काव्य के कितने प्रकार बताए हैं, क्या उत्तम काव्य होता है, क्या मध्यम काव्य होता है, क्या अधम काव्य होता है, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाता है। तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो ये घंटे वाले आइकन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम जब वहाँ पर महत्वपूर्ण जो न्यूज़ अपडेट जो है ये डालते रहते हैं वैकेंसियों से संबंधित, तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे आपको जो आने वाली जो कोई भी वैकेंसी है उसके बारे में आपको पता लगता रहेगा, तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, मम्मट के मत के अनुसार काव्य के प्रकार या फिर जो काव्य शास्त्र है इसमें वर्णित काव्य प्रकारों की विवेचना क्या है। तो काव्य के सामान्य स्वरूप का विवेचन करने के बाद काव्य के जो भेद हैं इनका निरूपण किया गया है। संस्कृत जो साहित्य में काव्य का वर्गीकरण अनेक दृष्टिकोणों में किया गया है। सर्वप्रथम अग्नि पुराण कार के अनुसार काव्य के 3 प्रकारों का निर्देश किया गया है। ये कौन कौन से हैं, ये भी इस प्रकार भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो इन्होंने श्रव्य, दृश्य और प्रकीर्ण, या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि श्रव्य, अभिनय या फिर दृश्य और प्रकीर्ण, ये 3 प्रकार माने हैं। श्रव्यम च अभिनयम च प्रकीर्णम सकलोक्त भी। तो अग्नि पुराणकार के अनुसार यहाँ पर ये काव्य के 3 प्रकार माने गए हैं। और जो आचार्य भामा है इन्होंने प्रथम काव्य को 2 प्रकारों में बांटा है। तो प्रथम काव्य को 2 प्रकारों में बांटा है आचार्य भामा के द्वारा, गद्य और पद्य में। और पुनः भाषा के आधार पर 3 भेद इसके किए हैं: संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। और भामा जो है उसके बाद आचार्य दंडी, इन्होंने भी काव्य को 3 भागों में बांटा है: गद्य, पद्य और मिश्र काव्य। उसके बाद पद्य काव्य के महाकाव्य, मुक्तक, कुलक, कोश और संघात में ये 5 प्रकार बताए गए हैं। पुनः पद्य काव्य के महाकाव्य, मुक्तक, कुलक, कोश और संघात, ये 5 प्रकार बताए गए हैं। और गद्य काव्य की कथा, आख्यायिका और चंपू, ये 3 प्रकार स्वीकार किए गए हैं। किसके? गद्य काव्य की कथा, आख्यायिका और चंपू, ये 3 प्रकार स्वीकार किए गए हैं। चंपू काव्य क्या होता है? ये गद्य और पद्य जो होता है उनका मिश्रण कहलाता है चंपू काव्य, जैसे त्रिविक्रम भट्ट जो उनके द्वारा रचित है नल चंपू। और मिश्र काव्य के अंतर्गत नाटक आदि प्रकारों को स्वीकृत किया गया है। आचार्य दंडी ने भाषा के आधार पर भी काव्य का वर्गीकरण किया है। उनके अनुसार संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश काव्य के भेद होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि दंडी ने भाषा के आधार पर काव्य के कितने वर्गीकरण किए हैं। तो उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश काव्य के ये भेद किए हैं। उसके बाद दंडी जो है, इनके बाद दंडी के पश्चात काव्य के गद्य और पद्य, ये 2 भेद स्वीकार किए गए हैं। पुनः गद्य के वृत्त, गंधी, चूणक और उत्कलिका प्राय 3 भेद किए गए हैं। और पद्य काव्य के अनेक प्रकार बताए गए हैं। आचार्य जो रुद्रट है, इन्होंने काव्य के गद्य और पद्य, ये 2 भेद बताकर पुनः भाषा के आधार पर संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पैशाची, मागधी और शौरसेनी,
ये 6 भेद किए हैं। तो ये आपने याद रखना है। आचार्य जो रुद्रट है, इन्होंने काव्य के गद्य पद्य ये 2 भेद बदलाकर पुनः भाषा के आधार पर, तो ये आपने जरूर याद रखना है, भाषा के आधार पर ये भेद किए हैं 6। कौन कौन से? तो इसमें संस्कृत है, प्राकृत, अपभ्रंश, पैशाची, मागधी और शोरसेनी। तो ये 6 भेद किए हैं। आचार्य हेमचंद्र ने काव्य को प्रेक्ष्य अर्थात दृश्य और श्रव्य भेदों में बांटा है। और फिर प्रेक्ष्य के पठ्य और गेय ये 2 भेद एवं श्रव्य के महाकाव्य, आख्यायिका, कथा, चंपू और अनिबद्ध ये 5 भेद किए हैं। तो आचार्य जो हेमचंद्र है, इन्होंने काव्य को प्रेक्ष्य और दृश्य अर्थात प्रेक्ष्य या फिर दृश्य, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, और श्रव्य ये 2 भेद किए हैं। उसके बाद प्रेक्ष्य ये जो प्रेक्ष्य के पठ्य और गेय ये 2 भेद एवं श्रव्य के महाकाव्य, आख्यायिका, कथा, चंपू और अनिबद्ध ये 5 भेद किए हैं। तो ये जो प्रेक्ष्य है इसके अनुसार पठ्य और गेय ये 2 भेद है। उसके बाद जो श्रव्य है इसके अनुसार महाकाव्य, आख्यायिका, कथा, चंपू और अनिबद्ध ये 5 भेद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भाषा की दृष्टि से संस्कृत, प्राकृत अपभ्रंश और ग्राम्य अपभ्रंश ये 4 भेद किए गए हैं। और जो प्रवर्ती जो आचार्य है, उन्होंने इन विभाजनों को ही कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार किया है। आचार्य जो विश्वनाथ है, साहित्य दर्पण जैन के द्वारा रचित है, 10 जाय परिच्छेदों में है। तो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के 2 भेद स्वीकार किए हैं। अब जो आचार्य विश्वनाथ है, इन्होंने काव्य के 2 भेद स्वीकार किए हैं। कौन कौन से हैं? दृश्य और श्रव्य। पुनः दृश्य काव्य के अंतर्गत 10 प्रकार के रूपक और 18 प्रकार के उपरूपक स्वीकार किए गए हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? दृश्य। तो पुनः दृश्य काव्य के अंतर्गत 10 प्रकार के रूपक और 18 प्रकार के उपरूपक स्वीकार किए गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूपक कितने हैं? तो ये 10 हैं। और जो उपरूपक है ये कितने हैं? तो इनकी संख्या 18 है। तो ये पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। उन्होंने श्रव्य के 2 भेद माने हैं, गद्य और पद्य। और गद्य के मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलीप्राय और चूर्णक ये 4 भेद किए हैं। तो ये जो 2 भेद माने गए थे गद्य और पद्य में, तो गद्य के मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिकाप्राय और चूर्णक ये 4 भेद किए गए हैं। और जो ये पद्य है इसके मुक्तक, युग्मक, सदांतिक, कलापक, कूलक, महाकाव्य और काव्य और खंड काव्य, कोश और वर्ज्य ये 10 भेद स्वीकार किए हैं। तो गद्य और पद्य के जो है अलग अलग भेद हो जाते हैं। गद्य के फिर ये जो है यहाँ पर 4 भेद हो जाते हैं, और जो ये पद्य है इसके 10 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार काव्य शास्त्र में काव्य के अनेक प्रकार से विभाजन किए गए हैं। काव्य शास्त्र के जो प्रकांड पंडित है आचार्य मम्मट, इन्होंने काव्य को 3 भागों में बांटा है। आचार्य मम्मट जो है इनके द्वारा काव्य प्रकाश लिखा गया है, और 10 जो है ये उल्लासों में है। अब यहाँ पर जो आचार्य मम्मट ने काव्य का जो 3 भेद किए हैं ये कौन कौन से हैं? उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। तो अब जो यहाँ पर ये काव्य के आचार्य मम्मट ने 3 भेद किए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। अब जो हम आगे इन्हीं के बारे में देखेंगे। तो इनमें से उत्तम काव्य को ध्वनि, मध्यम काव्य को गुणभूत व्यंग्य काव्य और अधम को चित्तर काव्य कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तम को ध्वनि काव्य, मध्यम काव्य को गुणभूत व्यंग्य काव्य और अधम काव्य को चित्तर काव्य कहा जाता है। तो सबसे पहले जो उत्तम काव्य है इसके संबंध में जिज्ञासा होने से उत्तम काव्य के स्वरूप का निर्देश किया गया है कि उत्तम जो काव्य क्या होता है। इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाच्य ध्वनि बुद्धि कथित है। ये एग्जाम में उक्ति जो आप आते हैं इसका लक्षण जो है ये एग्जाम में आता है कि ये किस काव्य के बारे में कहा गया है।
तो उत्तम काव्य आपने याद रखना है। उत्तम काव्यम काव्यम इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाचा ध्वनिभूते कथित है कि ये क्या होता है, जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कारता पाई जाए उसे उत्तम काव्य कहा जाता है। कि जहाँ वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ अर्थात व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कारता पाई जाए तो उसे उत्तम काव्य कहा जाता है। विद्वानों ने इसे ध्वनि काव्य के नाम से जाना है, अभिहित किया है। अपने मत की पुष्टि के लिए आचार्य मम्मट व्याकरणों की सम्मति का उल्लेख करते हुए यहाँ पर कहते हैं, इदम इति काव्यम बुद्धि व्याकरणै प्रधान भूस्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनि रीति व्यवहार कृत है ततः तत् मत अनुसार सारे भी अन्य अपि न्यभावित वाच्य व्यंग्य व्यंजन समस्या शब्दार्थ युगलस्य। अर्थात जो व्याकरण है, व्याकरणों ने प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य की अभिव्यक्ति कराने में समर्थ शब्द के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है। कि काव्य क्या है, अर्थात व्याकरणों ने प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य की अभिव्यक्ति कराने में समर्थ शब्द के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है। और उनके पश्चात उनके मत का अनुसरण करने वाले साहित्याचार्य भी वाच्यार्थ को गौण बना देने वाले व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति कराने में समर्थ शब्द और अर्थ के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। अब है यहाँ पर स्फोटवाद। तो व्याकरणों का जो प्रमुख सिद्धांत है ये है स्फोटवाद। स्फुटिति प्रकाशिति अर्थमिति स्फोट है। और इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसने अर्थ की प्रतीति हो, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिनसे अर्थ की प्रतीति हो उसे स्फोट कहते हैं। श्रोत्रग्राह्य ध्वनि वर्ण असूतर विनाशी होने के कारण अर्थात एक वर्ण ध्वनि के उच्चारण के बाद जब द्वितीय वर्ण ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो प्रथम वर्ण ध्वनि नष्ट हो जाता है। तो समुदाय रूप वर्ण समूह की एक साथ उपस्थिति कैसे हो सकती है। इसी प्रकार अनेक पद समूह रूप वाक्य की भी उपस्थिति नहीं होगी। और इसी शंका का समाधान करते हुए व्याकरणों ने स्फोटवाद की कल्पना की है। और उनका कहना है कि पूर्व वर्णों के अनुभव से एक प्रकार का संस्कार उत्पन्न होता है और उस संस्कार के सहकृत अंत्य वर्ण के सरवर्ण से पद की प्रतीति होती है और इसे ही स्फोट कहते हैं। और वह ध्वन्यात्मक स्फोट रूप शब्द नित्य और बाह्य स्वरूप है। इस प्रकार वर्ण समुदाय रूप पदों से स्फोट रूप नित्य शब्द की प्रतीति होती है और उसी अभिव्यक्त शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है। और इसी स्फोट रूप शब्द के व्यंजक भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चार्यमान वर्ण समुदाय रूप गौ आदि शब्दों को व्याकरण लोग ध्वनि कहते हैं, क्योंकि स्फोट की अभिव्यक्ति श्रोत्रग्राह्य वर्ण ध्वनि से होती है। अर्थात कान के द्वारा जो ग्रहण होता है श्रोत्रग्राह्य वर्ण ध्वनि से होती है। इसी प्रकार व्याकरण शास्त्र में स्फोट की अभिव्यक्ति शब्द से होने के कारण व्याकरण लोग स्फोट के व्यंजक के शब्द के लिए ध्वनि का प्रयोग करने लगे। और इसी आधार पर व्याकरण मत अनुयायी आनंदवर्धन और ध्वनिवाद के अन्य आचार्यों ने भी वाच्यार्थ को दबाकर व्यंग्यार्थ के व्यंजन में समर्थ शब्द और अर्थ के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। अब जो यहाँ पर जो ध्वनि काव्य है इसका आपने ये उदाहरण सुन रखा होगा। निश्चय चंदनम सतंतटम निर्मलिष्ट रागाधर नेत्र दूरमंजने अंजने पुलकिता तन्वितयम वपुः मिथ्यावादिनी दूति बांधवजन से ज्ञात पीड़ागमे वापिम सनातुमितो गतासीन पुनस्तस्य अधमस्यांतिकम। कि हे दूती
तुम्हारे सतनों के किनार पर लगा हुआ चंदन छूट गया है, तुम्हारे अधरों की लाली बिल्कुल छूट गई है, आंखों का अंजन साफ हो गया है और तुम्हारा यह दुबला शरीर रोमांचयुक्त हो रहा है। अरे अपनी सखी की वेदनों को न समझने वाली, झूठ बोलने वाली दूती, तू तो यहाँ से बावड़ी में नहाने गई थी कि घर से तो तुम ये कह के गई थी कि मैं बावड़ी में नहाने गई हूँ और उस अधम नीच के पास नहीं गई थी। तो यहाँ से आप इस तरह से लगा सकते हैं कि जैसे आज के समय में कुछ लड़के या लड़के जो है घर पर ही कह के जाती है कि हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन स्कूल ना जाकर वो कहीं और चल जाती है। तो वही अर्थ यहाँ पर इसका लगाया गया है। यहाँ पर जो कह के गई थी कि मैं बावड़ी पर नहाने जा रही हूँ, लेकिन वो क्या है, और उस अधम नीच के पास नहीं गई थी। तो इसका जो यहाँ पर वाच्यार्थ है क्या निकलता है, तो ये आप देख सकते हैं। इस उदाहरण में वाच्यार्थ को दबाकर यह व्यंग्यार्थ ध्वनित हो रही है। वाच्यार्थ को दबाकर यह व्यंग्यार्थ ध्वनि हो रही है। वाच्यार्थ क्या है कि जैसे घर पर कहकर जा रही है कि मैं आज स्कूल जा रही हूँ या कहीं, तो इस तरीके से कि या अपने फ्रेंड के पास जा रही हूँ। लेकिन इसका जो व्यंग्यार्थ है ये यहाँ पर क्या निकलता है, तो इसका व्यंग्यार्थ ये निकलता है कि वो अपने जो पर कह कर गई थी वहाँ पर ना जाकर किसी दूसरी जगह गई है। कि व्यंग्यार्थ ध्वनित हो रहा है कि तू उस नीच के पास रमण के लिए गई थी, क्योंकि स्नान से चंदन आदि पूर्ण रूप से छूट जाती, किंतु तुम्हारी जो दशा है वह स्नान के पश्चात नहीं होती, अतः तुम उस नीच के पास भोग के लिए गई थी। और यह बात अधम पद के द्वारा व्यक्त हो रही है। अत्तर तद अंतिकमेव रंतुम गतासी प्रधानेन अधम पदेन व्यंजते। तो इसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कार प्रतीत हो रहा है, अतः ग्रंथकार ने इसे उत्तम काव्य या फिर ध्वनि काव्य का उदाहरण माना है। तो ये आप यहाँ से इस उदाहरण के द्वारा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप बहाना बनाकर कह रहे कहीं हैं और जा कहीं और है, तो वहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ ये हो रहा है। दूसरा जो है यहाँ पर, इस प्रकार ध्वनि रूपोत्तम काव्य का लक्षण दे चुकने के बाद अब द्वितीय भेद गुणीभूत व्यंग्य काव्य या फिर जो मध्यम काव्य है इसका लक्षण अब हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पर जो ये मध्यम काव्य है क्या है, इसका ये लक्षण एग्जाम में आ जाता है। जैसे अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्यम तो मध्यम काव्यम, कि ये किस काव्य का लक्षण है, तो मध्यम काव्य जो है इसका लक्षण है अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम तो मध्यम काव्यम। अर्थात जहाँ पर व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारजनक न हो उसे कहा जाता है मध्यम काव्य। जहाँ पर व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारजनक न हो उसे कहा जाता है मध्यम काव्य, और उसी का दूसरा नाम है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। और गुणीभूत व्यंग्य काव्य के प्रमुख रूप से जो यहाँ पर दो भेद ये किए गए हैं। तो ये आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, न्यूनतम प्राधान्य गुणीभूत व्यंग्यम और तुल्यतम प्राधान्य गुणीभूत व्यंग्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो गुणीभूत व्यंग्य है इसके दो भेद ये किए गए हैं, न्यूनतम प्राधान्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य और तुल्यतम प्राधान्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य। यहाँ पर जो ये न्यूनतम प्राधान्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य जो इसका उदाहरण इसमें क्या कहा गया है, तो ये आप यहाँ पर इसमें उदाहरण में देख सकते हैं। ग्राम तरुणम तरुणया नव मंजूल मंजरी सनात करम पश्यंत्या भवती मुँह निद्रा मलिना मुक्षाया। कि वेत्स वृक्ष की नई मंजरी को हाथ में ली हुए, वेत्स वृक्ष की नई मंजरी को हाथ में लिए हुए ग्राम के उस नव युवक को देख देख कर, ग्राम तरुणम गांव के जो तरुण अर्थात जो युवा जो व्यक्ति है किशोरावस्था वाला आप समझ सकते हैं, तो वेत्स वृक्ष की नई मंजरी को हाथ में लिए हुए ग्राम के उस नवयुवक को देख देख कर उस तरुणी की मुख छवि मलिन होती जा रही है। पश्यंत्या भवती मुँह निद्रा मलिना मुख छाया। पश्यंती दृश्य यहाँ पर धातु है देखने अर्थ में, भवती में भू धातु है, मुँह होता है बार बार लगातार, मलिन मुख छाया, मुख की छाया मलिन हो रही है। कि वेत्स वृक्ष की नई मंजरी को हाथ में लिए हुए ग्राम के उस
नवयुवक को देख देख कर उस तरुणी की मुख छवि मलिन होती जा रही है। यहाँ पर वंजोल निकुंज ये जो यहाँ पर आया है नव वंजोल मंजरी स्नात करो, तो वंजोल निकुंज में रति क्रीड़ा के लिए मिलने का वचन देकर भी नहीं आई, कि उसने वादा किया था आने का लेकिन वो नहीं आई है। यही व्यंग्यार्थ है। यहाँ से आप दोबारा से देख सकते हैं, वैत्स वृक्ष की नई मंजरी को हाथ में लिए हुए ग्राम के उस नवयुवक को देख देख कर उस तरुण की मुख छवि मलिन होती जा रही है। यहाँ पर जो वंजोल निकुंज है, इसमें रति क्रीड़ा के लिए मिलने का वचन देकर भी नहीं आई, और यही यहाँ पर व्यंग्यार्थ है। किंतु यहाँ पर व्यंग्यार्थ गौण हो गया है। यहाँ वाच्यार्थ ही व्यंग्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारजनक प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर व्यंग्यार्थ गौण हो गया है और वाच्यार्थ ही व्यंग्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारजनक प्रतीत हो रहा है। अतः यहाँ पर न्यूनतम प्राधान्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। और ये जो यहाँ पर न्यूनतम प्राधान्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य का उदाहरण है। अब है यहाँ पर तुल्यतम प्राधान्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। तो पहले जो यहाँ पर ये न्यूनतम प्राधान्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य था, अब जो दूसरा भेद है तुल्यतम प्राधान्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य, इसका उदाहरण दिया गया है कि भ्रमणातिक्रम त्याग है भवता में भूति है जामदगन्य तथा मित्रम अन्यथा दुर्मनायते, कि ब्राह्मण के अपमान का परित्याग करना, ब्राह्मण के अपमान का परित्याग करना आपके लिए कल्याणकारी है। ब्राह्मण अतिक्रम त्याग भवता में भूति, कि ब्राह्मण के अपमान का परित्याग करना आपके लिए कल्याणकारी है। और ऐसा करने पर जामदगन्य तुम्हारे मित्र है, जामदगन्य तथा मित्र, अन्यथा हम दुर्मनायते, और अन्यथा तुमसे नाराज रहेगा, कि ब्राह्मण के अपमान का परित्याग करना आपके लिए कल्याणकारी है। और ऐसा करने पर जामदग्नि अर्थात परशुराम तुम्हारा मित्र है, अन्यथा वो तुमसे नाराज रहेगा। यहाँ पर जो व्यंग्यार्थ है, ये परशुराम क्षत्रिय के समान राक्षसों का क्षण भर में नाश कर देंगे। यहाँ पर व्यंग्यार्थ क्या है कि परशुराम क्षत्रियों के समान राक्षसों का क्षण भर में नाश कर देंगे, और वाच्यार्थ नाराज हो जाएंगे। तो दोनों की तुल्य प्रधानता है। अतः यहाँ पर तुल्यता प्रधान गुणी भूत व्यंग्य काव्य है। अब जो यहाँ पर जो हमारा तीसरा जो है ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य काव्य है, कि भेदों का निरूपण किया जा चुका है। अब काव्य का जो तीसरा जो भेद है यहाँ पर अधम काव्य, इसका लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। तो आचार्य मम्मट ने 3 ये बताए थे, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। तो अधम काव्य जो अब इसके बारे में हम यहाँ पर करेंगे। अधम काव्य क्या होता है? शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम तव वरम स्मृतम, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम तव वरम स्मृतम, कि जहाँ पर व्यंग्य का अभाव हो उसे कहा जाता है अधम काव्य। जहाँ पर व्यंग्य का अभाव हो उसे अधम काव्य कहते हैं, और उसी का दूसरा नाम है चित्र काव्य। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अधम काव्य का दूसरा नाम क्या है, या चित्र काव्य का वर्णन किस नाम से जाना जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर आचार्य मम्मट के तीनों काव्य लक्षण रहेंगे। तो अधम काव्य क्या होता है? जहाँ पर व्यंग्य का अभाव हो उसे अधम काव्य कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है चित्र काव्य। और यह अधम काव्य 2 प्रकार का माना गया है, शब्द चित्र और अर्थ चित्र। यहाँ पर चित्र जो शब्द है, यहाँ पर चित्र शब्द का अर्थ गुण और अलंकारों से युक्त होता है। अतः गुण और अलंकार से युक्त वाक्य ही चित्र काव्य कहलाने का अधिकारी है। और उपर्युक्त अव्यंग्य शब्द का अर्थ, ये जो यहाँ पर आया है, सब चित्रम व चित्रम अव्यंग्यम तव वरम स्मृतम। तो यहाँ पर जो अव्यंग्य शब्द है, इसका अर्थ सर्वथा व्यंग्य का अभाव नहीं होता है, क्योंकि सर्वथा व्यंग्य रहित काव्य का होना असंभव है। अतः अव्यंग्य शब्द में इस अर्थ में न्याय समास मानकर यह अर्थ किया गया है कि जहाँ पर व्यंग्य की मात्रा बहुत थोड़ी होने के कारण व्यंग्य अर्थ की प्रतीति नहीं होती, उसे चित्र काव्य कहा जाता है।
तो चित्र काव्य के प्रथम वेद सब चित्र का उदाहरण। तो ये जो यहाँ पर सब चित्र जो है इसका उदाहरण यहाँ पर ये बताया गया है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें क्या कहा गया है कि स्वच्छंद रूप से उछलती हुई, स्वच्छंद उछलद कि स्वच्छंद रूप से उछलती हुई और किनारों के गड्ढों में बहुत वेग से प्रवाहित होने वाली। स्वच्छंद रूप से उछलती हुई, किनारों के गड्ढों में बहुत वेग से प्रवाहित होने वाली, स्वच्छ जलधारा की छटा से विगत मोह वाली, मूर्छ मोह महर्षि हर्ष विहिता स्नान अहनिकाय वह कि स्वच्छ जलधारा की छटा से विगत मोह वाली महर्षियों के सहर्ष स्नान तथा दैनिक कार्यों को संपन्न करने वाली, यत्र तत्र दिखाई देने वाली, मेंढकों से भरी बड़ी बड़ी दरारों से युक्त। ये जो दरदुर जो यहाँ पर आया है, दरदुर का अर्थ होता है मेंढक, कि यत्र तत्र दिखाई देने वाली मेंढकों से भरी बड़ी बड़ी दरारों से युक्त, वृक्षों को उखाड़ फेंकने में निरत और बड़ी बड़ी लहरों से अत्यंत गर्वशालिनी मंदाकिनी गंगा आप लोगों के पाप को नष्ट करे। क्या कहा गया है कि स्वच्छंद रूप से उछलती हुई, किनारों के गड्ढों में बहुत वेग से प्रवाहित होने वाली, स्वच्छ जलधारा की छटा से विगत मोह वाली और महर्षियों के सहर्ष स्नान और दैनिक कार्यों को संपन्न करने वाली, यत्र तत्र दिखाई देने वाले मेंढकों से भरी और बड़ी बड़ी दरारों से युक्त, वृक्षों को उखाड़ फेंकने में निरत। दुर्म जो है, दुर्म का अर्थ होता है पेड़ अर्थात वृक्ष। और बड़ी बड़ी लहरों से अत्यंत गर्वशालिनी मंदाकिनी गंगा आप लोगों के पाप को नष्ट करे। यहाँ पर यद्यपि जो मंदाकिनी है विषक रति अख्य भाव और अंत्य तीर्थों की अपेक्षा मंदाकिनी के वर्ण की अधिकता के कारण व्यतिरेक अलंकार ये दोनों यहाँ पर व्यंग्य है। तथापि स्वच्छंद उच्छलद में छ का मोह महर्षि हर्ष में हा का और उदार दरदुर दरदरी जो यहाँ पर आया है, इसमें द का अनुप्रास अलंकार यहाँ पर रहेगा। तो ये किसके कारण है, यहाँ पर द के कारण अलंकार जो ये रहेगा अनुप्रास अलंकार। अतः अनुप्रास प्रदर्शन में कवि का प्रयोजन होने के कारण यहाँ पर व्यंग्य रूप अधम काव्य के सब चित्र का ये उदाहरण है। अब जो यहाँ पर अर्चित्र है ये क्या होता है, तो ये यहाँ पर अर्चित्र के बारे में बताया गया है। विनिर्गतम आत्मंदिरात भवती अप्सुरुते यदिच्छा पीयम संभ्रम इंद्र द्रुतम पतिता अर्गला निर्मलाक्तक से इव अभिया अमरावती। तो ये आप यहाँ पर अर्चित्र जो है इसका उदाहरण ये देख सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि शत्रुओं के अभिमान को चोर करने वाले, शत्रुओं के अभिमान को चोर करने वाले जिस हयग्रीव को स्वेच्छा से घूमने के लिए अपने महल से निकला हुआ सुनकर घबराए हुए इंद्र ने जिसकी अर्गला बंद कर दी है, ऐसी अमरावती नगरी ने मानो भय के कारण द्वार रूपी आंखें बंद कर ली है। कि शत्रुओं के अभिमान को चोर करने वाले जिस हयग्रीव को स्वेच्छा से घूमने के लिए अपनी महल से निकला हुआ सुनकर घबराए हुए इंद्र ने जिसकी अर्गला बंद कर दी है, ऐसी अमरावती नगरी ने मानो भय के कारण द्वार रूपी आंखें बंद कर ली है। यद्यपि यहाँ पर वीर रस की प्रतीति है, अतः रस ध्वनि की प्रतीति के कारण व्यंग्य है, फिर भी ये जो यहाँ पर निमिलित अक्षीव जो आया है ईव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये जो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है
ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो जहाँ पर ये ईव जो आते हैं तरह हैं, तो वहाँ पर जो ये अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावनात् उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मिनियत। मन्ये संख्ये ध्रुवम प्रायः नूनम इति एवं। तो इस प्रकार के जहाँ पर ये शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा जो अलंकार है ये होता है। तो इस उत्प्रेक्षा में ही कवि का प्रधान रूप से तात्पर्य है। इसलिए वीर रस की प्रतीति होने पर व्यंग्यार्थ से सद्भाव में भी उसमें कवि का तात्पर्य न होने के कारण से अर्चित्र का उदाहरण यहाँ पर माना गया है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का यहाँ पर आचार्य जो मम्मट है इनके द्वारा काव्य के जो 3 लक्षण किए गए हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।